सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम आप सभी को पता है कि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करवाते हैं। और आज हम आ जाते हैं अपने थर्ड टेस्ट पर, जो कि हमारा होने वाला है ज्योग्राफी का टेस्ट। पहले हम 2 पॉलिटी के टेस्ट करवा चुके हैं। इस बार जो है हम ऐसे नहीं करवाएंगे कि पहले सारे पॉलिटी के करवा दिए फिर मतलब पर सब्जेक्ट नहीं। अब सीरीज़ वाइज चलेंगे, जैसे भी सीरीज़ हमारी चलेगी वैसे ही, जैसे मतलब विजन आईएएस का जो प्रॉपर स्केड्यूल दे रखा है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड टेस्ट इसमें आ जाता है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के हम फर्स्ट टेस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो बच्चे नए आए हैं उन सबको ये पता होना चाहिए कि भाई हम कैसे करवाते हैं। हम टोटल एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस करवाते हैं, जो भी विजन आईएएस के हैं वो वाले। ठीक है, 50 क्वेश्चंस करवाते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करवाते हैं। और इसमें से जिन बच्चों के भी जितने भी मार्क्स आते हैं 50 क्वेश्चंस में से, वो अपने जो मार्क्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम इसमें क्या कोशिश की जाती है कि भाई आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अर्थ की सरफेस पे इंसोलेशन को अफेक्ट करते हैं। इंसोलेशन मतलब जो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं उनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, बिल्कुल ये भी अफेक्ट करेगी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, ये भी अफेक्ट करेगा। लेंथ ऑफ द डे, कितनी मतलब लाइट आ रही है, लेंथ भी डिटरमाइन करेगी कि कितना आ रही है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर भी डिटरमाइन करेगी। और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, ये भी डिटरमाइन करेगी। तो ये सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इंसोलेशन को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो जाता है, डी, क्योंकि क्या पूछा था, करेक्ट आंसर पूछा था और सारे ही इसमें क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये सारे ही फैक्टर हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ पे इंसोलेशन के को अफेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। टेरेसिंग बोल रहे हैं। टेरेसिंग एक सोइल कंजर्वेशन का मेथड है। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है तो आप सभी को पता है ये कहाँ पे, मतलब देखो आप नॉर्मल भी देखोगे तो भी आप इसको पढ़ के समझ लोगे कि मेनली टेरेसिंग क्यों की जाती है, क्योंकि गली इरोजन को रोकने के लिए। ठीक है, गली इरोजन को रोकने के लिए मेनली ये किया जाता है। जो स्लोपिंग लैंड्स होते हैं वहाँ पे, कहाँ पे किया जाता है, मेनली जो स्लोपिंग लैंड्स होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्लोपिंग लैंड्स पे मेनली इसको यूज़ किया जाता है। मेरे ख्याल से ये आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, तो ये टेरेसिंग की पिक्चर है। ठीक है, स्लोपिंग लैंड्स पे टेरेसेस क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो वाटर है वो एक गलीज बना के नीचे, एक टाइप की मतलब रिवर टाइप बन के नीचे ना चला जाए। ठीक है, एक नाली टाइप ना बन जाए, तो उसको इसलिए बोलते हैं, मतलब इसको बचाने के लिए करते हैं टेरेसिंग। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोलता है, रेड सोइल ऑफ इंडिया जो है वो किसकी वेदरिंग से बनती है। आप सभी को पता होगा ये, भाई जिसको नहीं पता अब उसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेनली जो रेड सोइल है वो किससे बनती है, आयरन के डिफ्यूजन से। ठीक है, जो भी क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं उनमें जो जब वाइट डिफ्यूजन हो जाता है आयरन का, तो वहाँ पे मेनली मतलब ये बनती हैं। तो क्रिस्टलाइन या फिर जो इग्निशियस रॉक होती हैं जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, वहाँ पे आयरन के डिफ्यूजन के कारण मेनली जो रेड सोइल है वो बनती है। किसके कारण, आयरन के डिफ्यूजन के कारण। और जब ये रॉक्स हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, लो रेनफॉल हो गया लेकिन जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो इनका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। इसलिए आपने सुना होगा रेड एंड येलो सोइल। ठीक है, इसलिए बोलते हैं रेड एंड येलो सोइल मेनली वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो रेड एंड येलो रेड सोइल के बारे में पता चल गया। ये पाई कहाँ जाती है, मतलब रेड सोइल कहाँ पाई जाती है आपको पता है, मतलब मेनली जो आपने देखा होगा ये दक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स में मेनली ये पाई जाती है। इसके अलावा जैसे कि जो उड़ीसा, मतलब जैसे कि ये हमारा एरिया है, ठीक है, तो इसके इधर और मेनली उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर जो मतलब इन सारे एरियाज़ में भी ये मेनली पाई जाती है। ठीक है, गंगा प्लेन के साउदर्न पार्ट्स में भी ये पाई जाती है। ठीक है, अगर मतलब 2 टाइप की होती है, मतलब अगर रेड सोइल फाइन ग्रेन्ड है, ठीक है, अगर रेड सोइल फाइन ग्रेन्ड है तो वो फर्टाइल होती है नॉर्मली। ठीक है, अगर वो कोर्स ग्रेन्ड है, ठीक है, अगर वो कोर्स ग्रेन्ड है तो वो पुअर फर्टिलिटी होती है, पुअर क्वालिटी की सोइल होती है। ये पुअर किस में होती है याद रखना, ये नाइट्रोजन में भी पुअर होती है, ये फॉस्फोरस में भी पुअर होती है और ये ह्यूमस में भी पुअर होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो रेड सोइल होती है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस इन तीनों में पुअर होती है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये इसलिए मैं बता रही हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इन सभी में पुअर होती है। ठीक है,
ये देखो, ये जो आपको मैप दिख रहा है इसमें ये जो है ना, ये वाली रेड सॉइल है जिसमें ये वाले जो ये हैं मतलब हॉरिजेंटल साइन बने हुए हैं, तो ये यहाँ से लेके ये यहाँ पे ये सारी क्या है, रेड एंड येलो सॉइल यहाँ सब जगहों पे पाई जाती है। ठीक है, यहाँ सब जगहों पे ये रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, कैसे बनती है वो मैंने बता दिया है, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है इंडिया में वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, कौन सी कंडीशन है जो हेल्प करती हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की ग्रोथ में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की ग्रोथ में कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो हेल्प करती हैं, हमें ये बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि टोपोग्राफी ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देखो, अगर वेस्टर्न घाट्स की जो वेस्टर्न स्लोप है, ये तो इधर वाला ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न स्लोप हो गया, बिल्कुल वहाँ पे क्या होता है, हमेशा बारिश होती रहेगी, और जब हमेशा बारिश होती रहेगी तो वहाँ किस टाइप का वो बनेगा इन्वायरमेंट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हेल्प करेगी। वार्म एंड ह्यूमिड एरिया विद एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर। बिल्कुल, अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश है तो वो एवरग्रीन टेम्परेचर को, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट को वहाँ पे डेवलप करवाएगा। मीन एनुअल टेम्परेचर अबो 35, देखो इतना टेम्परेचर नहीं होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, मतलब 22 डिग्री से मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं 35 से ऊपर नहीं, इतना नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पूछ रखा है, मेनली इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मेनली इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आप सभी को पता ही, तो बता दिया भाई, वेस्टर्न घाट्स नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। मेन वेजिटेशन क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, आप सभी को पता है 4 टाइप की जो वेजिटेशन है वो तो सबसे ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले माहोगोनी, ठीक है, माहोगोनी, इसके अलावा इबोनी, ठीक है, रोजवुड, और एक है आइनी। ठीक है, तो ये 4 टाइप के जो मतलब वेजिटेशन है, ये तो वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर ये आ जाए तो मतलब ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। इसके अलावा ये क्या होते हैं, वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं। वेल स्ट्रेटिफाइड का मतलब, वेल स्ट्रेटिफाइड मतलब छोटे से लेके बड़े तक हर प्लांट होते हैं, इसके अलावा क्लाइंबर्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना, ये तो एवरग्रीन हो गए, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं। क्या होते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं। जो ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इनमें एज़ कम्पेयर टू एवरग्रीन थोड़ी सी कम बारिश होती है। मतलब एवरग्रीन से थोड़ा सा आगे चले जाओ तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ये एवरग्रीन प्लस डेसिडुअस, मतलब जो वेट डेसिडुअस होते हैं उनका मिक्स होते हैं, मतलब एवरग्रीन और जो वेट डेसिडुअस होते हैं ना उनका मिक्स होते हैं ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, मेनली इनको एवरग्रीन करेक्टर कौन देता है, जो अंडरग्राउंड क्लाइंबर्स होते हैं ना वो इनको एवरग्रीन जो करेक्टर है वो प्रोवाइड करते हैं। इनमें मेन स्पीसीज कौन से हैं ये चीज़ ध्यान रख लेना। इसमें 3 टाइप की वेजिटेशन मेन होती है, एक तो है वाइट सेडार, ठीक है, एक तो यहाँ पे सेमी एवरग्रीन में वाइट सेडार पाया जाता है, एक होलोक पाया जाता है, और एक केल पाई जाती है। ठीक है, तो ये टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये सेमी एवरग्रीन की वेजिटेशन है और एवरग्रीन की मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमें बताना है इक्विनॉक्सिस के टाइम पे जितने भी वर्ल्ड के पार्ट्स हैं उनमें इक्वल डे और नाइट्स होती हैं, तो तभी तो उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा सन है वो वर्टिकली ओवरहेड कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। ठीक है, वर्टिकली ओवरहेड कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे वर्टिकली ओवरहेड होता है। इक्विनॉक्सिस कब कब होते हैं, तो आप सभी को पता है इक्विनॉक्सिस कब कब होते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर को होते हैं। कब होते हैं, मार्च और सितंबर में होते हैं ये इक्विनॉक्सिस। ठीक है, तो याद रखना, मतलब बीच में, जैसे कि ये मानो कि मतलब सन क्या है यहाँ पे इक्वेटर पे ओवरहेड चमक रहा है, तो ये मान लो जो बीच वाले होंगे ना, साल के फर्स्ट एंड लास्ट नहीं, जो बीच के जो महीने होंगे वहाँ पे आएगा इक्विनॉक्सिस। तो मार्च और सितंबर, 21 मार्च 21 सितंबर को मेनली इक्विनॉक्सिस होते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल और केवल हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, किसके बारे में, इक्विनॉक्सिस के बारे में। और मतलब एक होता है कि हमारे सोलिस्टिस भी होते हैं, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, वो होते हैं जून में, 21 जून, 27 दिसंबर, 22 दिसंबर। ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो सन है जो है वो वर्टिकली ओवरहेड होता है। ठीक है, वो भी आपको पता ही है।
ये शायद आपको पिक्चर दिख रही होगी, बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया है कि भाई जब सन जो है वो अर्थ के मिडल में मतलब चमकता है, जब इक्वेटर पे चमकता है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्सिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्सिस। दो टाइम पे इक्विनॉक्स होता है, एक तो 21 मार्च, ठीक है, एक 21 मार्च और एक होता है ठीक है, एक होता है 21 मार्च को, ठीक है, और एक ये सितंबर में होता है, ठीक है। तो ये होता है 21 सितंबर को, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कुछ होते हैं सोलिस्टिस, कुछ होता है, एक होता है विंटर सोलिस्टिस, एक होता है समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस होता है 21 जून को, और जो विंटर सोलिस्टिस होता है वो होता है 22 दिसंबर को। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इक्विनॉक्सिस वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारा ये आपको समझ में आ गया कब कब होते हैं, मैंने डेट तो बताई दी थी। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं मेडिटेरेनियन रीजन में कौन से जो हैं वो कोल्ड लोकल करंट्स हैं, कोल्ड बतानी है। तो अगर आप देखो भाई, कुछ चीज़ें होती हैं फैक्चुअल जो आपको याद ही करनी होंगी, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया। अब सिरोक्को आपको पता ही होना चाहिए। सिरोक्को है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, सिरोक्को आप ऐसे याद रख सकते हो, जो सिरोक्को है ना वो सहारा से निकलती है, और ये क्या है, हॉट विंड है। सिरक्को ऐसे रख सकते हो, सिरक्को मोरक्को से जाती है, सिरक्को मोरक्को। और मोरक्को कहाँ पे है, अफ्रीका में है। तो अफ्रीका क्या है, एक हॉट कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ से कैसी विंड जाती होगी, हॉट विंड जाती होगी। तो ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है। तो सिरक्को जो है वो अफ्रीका से जाती है, सहारा डेजर्ट से होती है, तो ये क्या है, हॉट विंड है, ये कोल्ड नहीं है। तो फर्स्ट तो कोल्ड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग। मिस्ट्रल, आप सभी को पता है जो मिस्ट्रल है वो रोन वैली से फ्लो करती है, और ये क्या है, कोल्ड है, ये यूरोप से मतलब फ्लो करती है, तो ये कोल्ड करंट है। फिर हमारी बोरा, आप सभी को पता है एड्रियाटिक सी के अलोंग ये मतलब फ्लो करती है बोरा जो है। तो ये भी क्या है, कोल्ड मतलब कोल्ड लोकल विंड है, ठीक है। तो ये कोल्ड विंड है। तो ये जो सिरोक्को है ये हॉट विंड है, और जो मिस्ट्रल और बोरा है ये कोल्ड विंड्स हैं। तो सेकंड एंड थर्ड हमारी क्या है, कोल्ड विंड्स हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी, ठीक है। अफ्रीका में एक और इम्पोर्टेंट मतलब एक लोकल विंड बहती है, उसको बोलते हैं हरमटन। आप सभी को पता होगा हरमटन, ये हरमटन, इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, जो वेस्टर्न अफ्रीका में फ़्लो करती है। कहाँ पे होती है, जो वेस्टर्न अफ्रीका में फ़्लो करती है, ठीक है। ये विंड भी है वहाँ पे, तो ध्यान रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स हैं, इनका ध्यान रख लेना नाम। ये देखो भाई, ये और भी कुछ विंड्स हैं जो हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो अलग अलग जगहों पे बहती हैं, ध्यान रख लेना। अभी हमने केवल 4 देखी हैं, कौन कौन सी, सिरोक्को देखी है अभी हमने, हरमटन देखी है, ये तो याद होनी चाहिए, मिस्ट्रल देखी है, और बोरा देखी है, ठीक है। ये 4 ही देखी हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा याद रखना, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी विंड्स हैं जो लोकल विंड्स के नाम से जाने जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक तो याद रखना चिन्नुक, बहुत ज़्यादा फेमस है चिन्नुक, ठीक है। चिन्नुक बहुत ज़्यादा फेमस है। एक बर्ग बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बर्ग बहुत ज़्यादा फेमस है। पेम्पेरो, साउथ अमेरिका में एक ही है पेम्पेरो, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके अलावा बुरान, ठीक है, ये बुरान और कारा बुरान ये दोनों एक ही साइड है, तो याद रख लेना, बुरान याद रख लेना, ये फेमस है, ठीक है। साउदर्ली ये फेमस है। तो ये कुछ जो विंड्स हैं याद रख लेना, फोहिन, ठीक है, फोहिन, लिवेंट, ये कुछ ध्यान रख लेना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इनको। और जो भी आपको दिख रही हैं स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार देख लेना कौन सी लोकल विंड कहाँ पे बहती है, याद रख लेना उनको, ठीक है। ये एक और चीज़ देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्या देखने के लिए, चलो आपने ये तो देख ली लोकल विंड्स कहाँ पे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हमें वार्म विंड्स और कोल्ड विंड्स के इंपॉर्टेंट कोई कुछ नाम पता होने चाहिए। जैसे कि भाई वार्म विंड्स के देखो, चिन्नुक आपको लगेगी जो कनाडा से बहती है, वो क्या है, कोल्ड विंड है, लेकिन वो क्या है, एक वार्म विंड है, याद रखना। लू सबको पता है भाई, ये वार्म विंड है। सिरोको आज ही हमने देखी, वार्म विंड है। जोंडा भी एक वार्म विंड है, और फोहिन भी एक वार्म विंड है, याद रखना, ठीक है। ये आज ही हमने पढ़ी है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, वार्म विंड कौन कौन सी है। इसके अलावा बोरा आज हमने देखी, वो क्या है, कोल्ड विंड है। पेम्पेरो, ठीक है, ग्रीगेल, ट्रामोंटेन, मिस्ट्रल, ये सारी क्या है, कोल्ड विंड्स है। तो ये कुछ कोल्ड विंड्स और कुछ वार्म विंड्स के नाम है ना, बार बार देखते रहना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा कंप्लीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें बताना पीक और वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले बोले
महेंद्रगिरी जो वो है पीक है वो है ईस्टर्न घाट्स की। तो भाई सबको पता है ये महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स की ही है, ये बिल्कुल सबको पता है। दोदा बेटा आप सभी को पता है किसकी हाईएस्ट पीक है, नीलगिरीज की है, तो ये गलत दे रखी है। अन्नाईमुड़ी किसकी है, आप सभी को पता है कार्डमोम हिल्स की है। धूपगढ़ किसकी है, आप सभी को पता है महादेव हिल्स की है। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ हमारी मतलब पेयर जो है वो करेक्ट दे रखे हैं और सेकंड एंड थर्ड जो है वो उल्टे दे रखे हैं। तो हमें करेक्टली मैच बताना है, करेक्टली मैच तो फर्स्ट एंड फोर्थ है। तो कौन सी पीक कहाँ पे पाई जाती है वो पता होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, एलुवियल सोइल के बारे में। देख लेते हैं। ये डिपोजिशनल सोइल होती हैं जिनको रिवर या स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजिट करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये वही सोइल होती हैं। बोल रही हैं ये फॉस्फोरस में रिच होती हैं लेकिन पोटाश में पुअर होती हैं। तो याद रखना उल्टा दे रखा है, ये फॉस्फोरस में पुअर होती हैं। पुअर किस में होती हैं, फॉस्फोरस में होती हैं, ठीक है, याद रखना ये। और रिच किस में होती हैं, पोटाश में होते हैं। ये उल्टा दे रखा है, याद रख लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है। तो हमें करेक्ट बताना है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए, ठीक है। कंट्री का कितने परसेंट एरिया मतलब ये सोइल कवर करती हैं, 40% एरिया, टोटल एरिया कंट्री का में एलुवियल सोइल है। नेचर में काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं। सैंडी लूम से इनका जो नेचर होता है वो क्ले जैसा भी हो सकता है, ठीक है। सैंडी लूम से क्ले इनका नेचर वेरी करता है। दो टाइप की होती है, खादर और बांगर, आप सभी को पता है। न्यू एलुवियल सोइल को खादर कहते हैं और बांगर किसको कहते हैं, ओल्ड एलुवियल सोइल को, जो फ्लड प्लेन से अवे प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लड प्लेन के पास होते हैं उसको खादर बोलते हैं, ठीक है। सैंड के कंटेंट भी इसमें वेरी करता है। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं ना इंडिया में, तो सैंड का कंटेंट जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ध्यान रखना, सैंड का कंटेंट डिक्रीज होता जाता है जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं एलुवियल सोइल में। कलर भी इसका काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। कैसे, लाइट ग्रे से मतलब ऐश ग्रे टाइप का इसका कलर होता है, लाइट ग्रे से ऐश ग्रे टाइप का इसका कलर होता है, ठीक है। तो ये है हमारी किसके बारे में, एलुवियल सोइल के बारे में, ठीक है। ये शायद मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें मेजर सोइल्स के बारे में बताया गया। और ये जो मतलब लाइट ग्रीन टाइप की सोइल है ये एलुवियल सोइल। देखो ये वाली सोइल जो है ये एलुवियल सोइल है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये देख लो, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, लगभग बहुत जगह पे ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये है अप्रोक्स 40% एरिया में मेनली एलुवियल सोइल पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में है, वोल्केनोज के डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड में वोल्केनोज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है, ठीक है भाई। देख लेते हैं। पहली चीज़ नीचे देखो क्या चीज़ सही नहीं है वो बतानी है। पहले हम कई बार आंसर लगा देते हैं पहली स्टेटमेंट देखते ही, ये नहीं देखते कि नोट करेक्ट लिख रखा है कि करेक्ट लिख रखा है, ठीक है। देख लेते हैं। बोले कि जो माउंट कैमरून है वो एक एक्टिव वोल्केनो है जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, माउंट कैमरून एक्टिव वोल्केनो तो है लेकिन ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में नहीं है। ये गल्फ ऑफ गोयना वेस्ट की तरफ प्रेजेंट है, ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं जो माउंट किलिमंजारो है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है वेस्ट एशिया में। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो ये माउंट किलिमंजारो है ये कहाँ पे है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में। ये कहाँ पे है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में ये प्रेजेंट है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में ये प्रेजेंट है। और इस माउंट किलिमंजारो की 3 पीक्स हैं, ठीक है। 3 पीक्स हैं, उन 3 पीक्स में से 2 पीक्स जो है ना वो तो है एक्सटिंक्ट। एक है जिसका नाम है कीबो, वो पीक जो है ना वो डोरमेंट है, वो कभी भी फट सकती है। ऐसा नहीं है कि वो इरप्ट नहीं हो सकती, वो कभी भी इरप्ट हो सकती है। तो जो कीबो वाली पीक है ना वो कभी भी इरप्ट हो सकती है। तो याद रखना 3 पीक्स हैं इसमें माउंट किलिमंजारो में, उसमें से जो एक पीक है, 2 हैं वो तो एक्सटिंक्ट है, जो एक है वो डोरमेंट है, वो कभी भी हो सकती है। तो ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो तो इसको नहीं बोला जा सकता, और तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। थर्ड है मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस बिलो द सी। आप सभी को पता है कि ज़्यादातर जो वोल्केनिक एक्टिविटी है वो मतलब सी के नीचे ही होती हैं। 80 से 90% सी के नीचे होती हैं, 80 से 90% जो है ना वो बिलो सी होती हैं। और मैक्सिमम कहाँ पे होती हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। कहाँ पे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा जो वोल्केनिक एक्टिविटी हैं वो होती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी रॉन्ग ही स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था और हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है। इसमें देखो भाई जो रेड पे लगे हुए हैं ना, जो मतलब रेड में बने हुए हैं वो हैं वोल्केनोज सारे। आप सभी को दिख भी रहा होगा, ये पूरा वर्ल्ड मैप बना हुआ और उसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं यूरोप में भी पाए जाते हैं, इटली वाले रीजन में, माउंट इटना, स्ट्रोम्बोली, वेसोविस,
थीरा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो यूरोप में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ फेमस इसके नाम है, मोना लोआ जो किलाउया, मोना लोआ, मोना किया, ये सारे कहाँ पे हैं, ये पैसिफिक ओशन में, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेयोन वोल्केनो जो फिलीपाइंस में पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, जो भी रेड मार्क में आपके लगे हुए हैं ये सारे ही वोल्केनोज हैं, सारे ही है, जैसे कि अकोनागुआ, ठीक है, ये सारे ही क्या हैं, वो वाले वोल्केनोज है, ध्यान रखना इनका, ठीक है। सारे रेड वाले अच्छे से देख लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, इनमें मार्क लगा लेना, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी एक ईयर लॉन्ग कॉमेमोरेशन अनाउंस किया है बर्थ एनिवर्सरी पे, जो संत सेवालाल महाराज हैं उनके पे। तो ये किस कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर थे, तो ये अभी मतलब न्यूज़ में आया था, ये किसके स्पिरिचुअल लीडर थे, ये थे बंजारा कम्युनिटी के, बंजारा धर्मगुरु थे, ये क्या थे, बंजारा धर्मगुरु थे। 1739 में कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था और ये मेनली बंजारा कम्युनिटी के थे। उनके लिए मतलब गवर्नमेंट ने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बोला है कि वो ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन करेगी उनके बर्थ एनिवर्सरी का। तो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हो गया। सी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर एटमॉस्फेयर में उनके शेयर के हिसाब से कौन सी गैसेस कितनी है वो बताना है, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। आप सभी को पता है भाई, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन की बात करें, ये 4 सबसे ज़्यादा गैसेज हैं और इनमें सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन 78%, फिर होती है ऑक्सीजन, फिर होती है हमारी आर्गन और उसके बाद आती है हमारी CO2, ठीक है। अगर इतना भी पता है, पहली सबसे ज़्यादा ये 78% होती है, ये अप्रोक्स 20% के आसपास है, ये 0.9% के आसपास है और ये 0.03% के आसपास है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होती है हमारी नाइट्रोजन, देनी रखी, फिर है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है, तो सेकंड सबसे ज़्यादा है हमारी, फिर है हमारी क्या, ऑक्सीजन दे दी हमें, फिर हमें क्या दे दी, फिर हमें चाहिए है आर्गन, ठीक है, 2 4 1 3, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, देखो ये CO2 हो गया, इसके बाद और भी काफ़ी सारी गैसेज आती हैं, जैसे कि नियोन आ गई, फिर हीलियम आ गई, फिर जिनोन आ गई, फिर हाइड्रोजन आती है। हाइड्रोजन तो बहुत कम अमाउंट में होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये काफ़ी कम अमाउंट में होती है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सबसे पीछे आएगी, तो थर्ड सबसे पीछे है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सीक्वेंस आपको पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये वाली और CO2 के बाद है ये नियोन, हीलियम, ये वाली सीक्वेंस याद कर लेना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैरोसिपा फॉल्स इंडिया में किस रिवर पे पाए जाते हैं। गैरोसिपा फॉल्स आपने सबसे फेमस फॉल्स सुना होगा, जोग फॉल्स भी इसको बोलते हैं, जोग फॉल्स भी इसको बोलते हैं, कर्नाटका में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में। ये कौन से रिवर के ऊपर है, सभी को पता है, शरावती रिवर के ऊपर है, ठीक है, सबको पता होगा, ये आराम इम्पोर्टेंट मतलब आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा याद रखना 2-3 वाटरफॉल्स के बारे में और याद रख लेना। एक तो है धुंधर फॉल्स, कौन से हैं, एक तो है धुंधर फॉल्स। धुंधर फॉल्स किस रिवर के ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर है, किसके ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर है। दूसरे हैं शिव समुद्र फॉल्स। शिव समुद्र फॉल्स किसके ऊपर है, कावेरी के ऊपर है, किसके ऊपर है, कावेरी के ऊपर है। फिर है दूध सागर फॉल, ये किसके ऊपर है, मांडवी रिवर के ऊपर है ये फॉल, ठीक है। फिर है कुंचिकल फॉल, ऐसा माना जाता है ये बिग हाईएस्ट रेनफॉल बोल रही हूँ, हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये है वराही रिवर पे, किसके है, वराही रिवर पे, ठीक है। तो ये 4 फॉल्स और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे बड़ा माना जाता है, सेकंड नंबर पे बड़ा हमारा जोग फॉल या गैरोसिपा फॉल माना जाता है, ठीक है। और ये 3, एक तो दूध सागर, शिव समुद्र और धुंधर, ठीक है। ये सेम से नाम से कहें, कुछ ध्यान रख लेना। 4 ये फॉल इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने बता दिया। ये रिवर्स कई बार पेपर में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है डे टाइम बेसिस के बारे में। डे टाइम बेसिस क्या होते हैं, बोल रहे हैं ये सेट ऑब्जर्वर्स होते हैं जो एक कंट्री का डाटा दूसरी कंट्री में स्टोर करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उनको बोलते हैं डे टाइम बेसिस। ये फिजिकल डेटा सेंटर होते हैं ट्रस्टेड नेशंस के, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को एंजॉय करते हैं लोकल लॉज से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं डे टाइम बेसिस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है इंडियन मानसून के बारे में कौन सी चीज़ बेस्ट डिस्क्राइब करती है।
लेकिन उसमें भी क्या बताना है हमें, ब्रेक इन मानसून के बारे में बताना है कि नॉर्थ इंडिया में ब्रेक इन मानसून कैसे होता है। देखो ब्रेक इन मानसून का सबसे पहले मतलब क्या होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उसमें कुछ दिन बारिश होके कई दिन तक मतलब 1-2 हफ्ते तक बारिश क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब बारिश 1 या ज़्यादा हफ्ते तक रुक जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेन बियरिंग स्टॉर्म्स हैं वो उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं आ पाते मानसून ट्रफ में नॉर्थन इंडिया में, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेक इन मानसून हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो रेन बियरिंग स्टॉर्म है वो ही नहीं आ पाते, या वैसे बादल ही नहीं आ पाते वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब वहाँ पे बारिश क्या होती है, ब्रेक इन हो जाती है, मानसून ब्रेक इन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है हमें कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको कोई और सजेशन देना है तो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और गाइस इन क्वेश्चंस को, ये बेसिक्स क्वेश्चन है, इस टेस्ट सीरीज़ में कम से कम आपके जो है ना 50 में से 35 तक क्वेश्चन जो है वो ठीक होने चाहिए। कितने, 35 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए इस टेस्ट में। ठीक है, तो हर एक 50-50 क्वेश्चंस पे ऐसे ही क्वेश्चन करते रहो। आपका देखना मतलब लास्ट में जब ये सीरीज़ खत्म होगी, टोटल ज्योग्राफी के 400 क्वेश्चंस हैं। विज़न के अगर हम केवल विज़न की बात करें, टोटल 400 क्वेश्चन है। तो आपके मतलब लगभग जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक बुक हैं, जैसे कि मेनली जो यूपीएससी के लिए बच्चे पढ़ते हैं भाई की, जो 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटीज़ हैं, वो मोटी सी आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इस सीरीज़ से जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बोर हो गए होगे। ठीक है, तो इसीलिए बीच में आपको थोड़ा सा ये वो करने के लिए, चलो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है, और जिन्होंने भी प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अब तो आपने इतनी वीडियो देख ली है, लास्ट तक भी देखोगे ही। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें बताना है, ये सारे फीचर दे रखे हैं और नीचे बोल रखा है कि किस फॉरेस्ट के बारे में बात चल रही है। देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं ये जो फॉरेस्ट कवर है, वास्ट एरिया ऑफ द कंट्री को कवर करते हैं और रेनफॉल जो है 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है इन फॉरेस्ट एरियाज़ में। ठीक है, और हाइयर रेनफॉल रीजन में जैसे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, जो ये फॉरेस्ट हैं उनकी पार्कलैंड लैंडस्केप होता है। ओपन स्ट्रेचेस में पार्कलैंड लैंडस्केप होता है, जिसमें कौन से ट्री लगाए जाते हैं, टीक या फिर दूसरे टाइप के ट्री लगाए जाते हैं। जैसे ड्राई सीजन बिगन होता है, जो सारे ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं एंटायरली, और फॉरेस्ट एक टाइप का ग्रासलैंड दिखने लग जाता है। किस टाइप के पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर, एक्जरवुड, ये टाइप के ट्रीज़ वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये किस फॉरेस्ट के बारे में बात चल रही है? मेरे ख्याल से आपका आंसर आ चुका होगा। ये किसके बारे में बात चल रही है? ये चल रही है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। किसके बारे में? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बात चल रही है। शायद आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा। ठीक है, एक तो बहुत कम बारिश है, दूसरी सारे पूरी ही अपना मतलब एक ग्रासलैंड बन जाते हैं। जब भी अपने पत्तों को शेड करते हैं, ऐसा सीजन आता है तब क्या बन जाते हैं, बिल्कुल ग्रासलैंड बन जाते हैं। तो ये किसके बारे में? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो गया। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेरिस क्लब क्या है? अभी आपने सुना होगा भाई, पेरिस क्लब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था श्रीलंका के डेट क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। पेरिस क्लब ने ये डिसाइड किया कि भाई हम IMF को अपनी तरफ से एश्योरेंस देंगे कि भाई श्रीलंका जो है बाद में पैसे वो कर देगा। तो ये पेरिस क्लब क्या है? बोल रहे हैं सबसे पहले इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड सस्टेनेबल डेट रिलीफ सोल्यूशंस फॉर कंट्री दैट कैन नॉट रिपे देयर बायलैटरल लोन्स। मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोली कि श्रीलंका जो अपने बायलैटरल या मल्टीलेटरल लोन नहीं दे पा रहा है किसी कंट्री को, तो उसको ये सोल्व करने में पेरिस क्लब आया था नाम, मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो सकती है? बिल्कुल सही है भाई कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें सस्टेनेबल डेट रिलीफ सॉल्यूशन निकालने हैं ऐसे कंट्रीज़ के लिए जो अपना रिपे नहीं कर पा रहे अपने डेट को। बिल्कुल सही है। दूसरे, इंडिया इसका मेंबर है। बिल्कुल भी नहीं। इस मतलब जो क्लब है ना, इसके मेंबर मेनली मतलब अमीर कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न मतलब कंट्रीज़ हैं। 1956 में ये क्लब बना था। मेनली जो OECDs वाले कंट्रीज़ हैं ना, मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये? कंसेंसस और सॉलिडेरिटी के प्रिंसिपल पे। ठीक है, क्या इंडिया तो मेंबर नहीं है? क्या चाइना इसका मेंबर है? चाइना भी इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, चाइना भी इसका मेंबर नहीं है। तो ना इंडिया मेंबर है ना चाइना मेंबर है। पेरिस क्लब मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट हो गई कंप्लीट। करेक्ट बतानी है तो करेक्ट तो केवल फर्स्ट ही स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में बच्चों? चिल्का लेक के बारे में।
सबसे पहले चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। आप सभी को पता है चिल्का लेक कहाँ पे है, सन की बाउंड्री बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, ओशन की बाउंड्री पे है, ठीक है। ये है मान ले उड़ीसा के यहाँ पे चिल्का लेक प्रेजेंट है, तो ये ओशन से है, तो ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये क्या है, सेलाइन वाटर है। तो याद रखना ये लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक है, ठीक है, सेलाइन वाटर लेक है ना कि फ्रेश वाटर लेक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। सेकेंड है इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो जिसको बोलते हैं बैरन आइलैंड, वो कहाँ पे, लक्षद्वीप में। आप सभी को पता है बैरन आइलैंड कहाँ पे है, लक्षद्वीप में तो बिल्कुल नहीं है, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में है। वहीं पे मेनली जो है हमारे वोल्केनोस प्रेजेंट, एक्सटिंक्ट हो चाहे एक्टिव हो, लेकिन जो एक्सटिंक्ट वाला ये जो एक्टिव वाला हमारा बैरन आइलैंड ये कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो हमें बतानी है करेक्ट, भाई करेक्ट तो ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीज आर दी टाइप ऑफ लोकल स्टॉर्म। देखो सबसे पहले 4 चीज़ें लिख रखी हैं, बोल रखे हैं ये लोकल स्टॉर्म है, ठीक है भाई। और ये लोकल स्टॉर्म है जो क्या है, ड्रेडेड इवनिंग थंडर स्टॉर्म, जिसमें मतलब क्या होता है, मतलब डरावने जो इवनिंग में मतलब ऐसे गड़गड़ाहट होती है, थंडर स्टॉर्म आते हैं बंगाल में और आसाम में। ये जो चीज़ है ये ज़रूरी है किसके लिए, टी के लिए, जूट के लिए और राइस कल्टीवेशन के लिए। असम में इन्हीं को बारदोली चिराहा भी बोला जाता है। तो किसके बारे में बात चल रही है, तो याद रखना इन लोकल स्टॉर्म्स को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नॉर वेस्टर्स। इनको क्या बोला जाता है, नॉर वेस्टर्स बोला जाता है। काल बैसाखी भी बोला जाता है, इनको काल बैसाखी भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इनको काल बैसाखी भी बोला जाता है। लू कहाँ पे होती है, नॉर्दर्न इंडिया में, यूपी ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, यहाँ पे लू जो आफ्टरनून में गर्मियों में चलती है उसको बोलते हैं लू, ठीक है। ब्लूजम शोवर क्या होता है, ये ब्लूजम शोवर मेनली केरला में कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए सी मतलब जो बारिश वगैरह होती है उसी को बोला जाता है ब्लूजम शोवर, ठीक है। मैंगो शोवर कहाँ पे होता है, मैंगो शोवर मेनली कर्नाटका में बोला जाता है जब मैंगो पकते हैं। तो यही है। तो आपको मैंने बता दिया कि भाई मतलब नॉर्थ ईस्ट में इसको क्या बोला जाता है, नॉर वेस्टर्स बोले जाते हैं, काल बैसाखी भी बोलते हैं और बारदोली चिराहा भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है अर्थक्वेक के बारे में, देख लेते हैं भाई अर्थक्वेक के मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं जो रिक्टर स्केल है वो मैग्नीट्यूड को मापता है और जो मर्कली स्केल है वो इंटेंसिटी को मापता है। तो आप एक चीज़ देख लेना, ये 2 ही चीज़ें वैसे तो इसमें ना देखने के लिए, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखे हैं, बिल्कुल सही दे रखी हैं। इसमें आप कैसे याद रख सकते हो, जो एम को नहीं मापता है, मतलब मर्करी स्केल मैग्नीट्यूड को नहीं मापता है, ये चीज़ ध्यान रख सकते हो। एक चीज़ याद रख कर ली तो आपको पता चल जाएगा, जो रिक्टर स्केल है वो मैग्नीट्यूड को मापता है और जो मर्करी स्केल है वो इंटेंसिटी को मापता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समर सीजन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, इंडियन कॉन्टिनेंट में समर सीजन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले नॉर्थ में अगर समर सीजन इधर आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो इसका मतलब नॉर्थ में ITCZ शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल भी नॉर्थ में ITCZ शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे बोल रहे हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चली जाती हैं और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाती हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल उल्टा है, जब भी समर सीजन आता है ITCZ नोड में शिफ्ट हो जाता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तो आती हैं और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, जाती हैं। उल्टी दे रखी हैं दोनों स्टेटमेंट। तो विड्रॉल होता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का और ऑनसेट होता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है। नॉर्मल सा था, इसमें मैं क्या ही बता सकती हूँ, जो वेस्टर्ली हैं ये विंटर में रेन लेके आती हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मेनली विंटर में रेन लेके आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वोल्केनो के बारे में बता रखा है, एक पूरे वोल्केनो की पूरी फीचर बता रखे हैं और नीचे बता रखे हैं ये किसके बारे में बात चल रही है, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले इनमें जो इरप्शंस होते हैं ना वो कूलर होते हैं, मोर विस्कस होते हैं, देन बेसाल्ट मोर विस्कस लावा होता है इनमें, और मेनली इसमें एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते हैं, ठीक है। लावा के साथ इसमें बहुत सारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी निकलता है, एशेस निकलती हैं, और इसमें जो मटेरियल एक्युमुलेट होता है वो बिल्कुल वेंट के पास ही हो जाता है, ओपनिंग के पास ही, जिससे लेयर बन जाती हैं और बहुत ही अलग टाइप की अपीयरेंसेस की हो जाती है। तो ये किसके बारे में बात चल रही है, ये शायद आपको देख के पता चल गया होगा कि लेयर्स में हो जाता है, ये हो जाता है, अलग अपीयरेंस हो जाती है। तो ये किसके बारे में बात चल रही है, ये बात चल रही है हमारे कंपोजिट वोल्केनो के बारे में। किसके बारे में, कंपोजिट वोल्केनो में ऐसा होता है। इसी को स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोलते हैं, ठीक है। स्टीप साइडेड कोन इसमें होता है, क्या होता है इसमें, स्टीप साइडेड कोन होता है, और सारे फीचर तो हमने देख लिए इस वोल्केनो के, ठीक है। काल्डेरा सबसे मोस्ट एक्सप्लोजिव वोल्केनो होते हैं, ये क्या होते हैं, मोस्ट एक्सप्लोजिव वोल्केनो होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट एक्सप्लोजिव वोल्केनो होते हैं।
मोस्ट एक्सप्लोसिव होती हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। और फिर है फ्लड बेसाल्टिक वोल्केनो, ये तो आपने सुना ही होगा। फ्लड बेसाल्टिक वोल्केनो क्या होते हैं, हाईली फ्लूइड लावल को ये डिस्चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल जो हमारा दक्कन ट्रैप है उसका एग्जाम्पल देख सकते हो। शील्ड वोल्केनो आपसे ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं, याद रखना। शील्ड वोल्केनो सबसे लार्जेस्ट ऑफ ऑल होते हैं, उतने ज़्यादा स्टीप नहीं होते हैं, उतने ज़्यादा स्टीप भी नहीं होते हैं। मोस्टली किससे बने होते हैं, बेसाल्ट से बने होते हैं। इनका जो लावा मेनली बेसाल्ट से बना होता है। एक्सप्लोजिव उतने नहीं होते, लार्जेस्ट होते हैं लेकिन एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं, ठीक है, उतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं। लेकिन अगर पानी इनके अंदर चला जाए तो फिर ये फट जाते हैं बुरी तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर केवल पानी अंदर चला जाए तब बहुत ज़्यादा तेज़ी से फटते हैं, वैसे तो लेस एक्सप्लोजिव होते हैं, उनको बोलते हैं शील्ड वोल्केनोस। तो ये हमने देख लिए और सारे मतलब कंपोजिट वोल्केनो के भी हमने फीचर देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हमें बताना है मॉनसून रेनफॉल के बारे में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्शन के बारे में बताना है मॉनसून रेनफॉल की। सबसे पहले बोल रहे हैं रेनफॉल इन वेस्टर्न हिमालयाज जो हमारा वेस्टर्न मतलब इधर नॉर्दर्न इंडिया वहाँ पे रेनफॉल इन वेस्टर्न हिमालयाज इज़ ऑफन कोज्ड बाई, कैसे होती है, एक तो अरेबियन सी वाली ब्रांच आ रही है बोल रहे हैं, और एक बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच आ रही है। आप सभी को पता है बिल्कुल भाई, ये दोनों ही चीज़ों से मेनली वेस्टर्न हिमालयाज में रेनफॉल होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं जो अराकन वैली है जो इधर म्यांमार वाला रीजन है, हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डायरेक्टिंग द बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल मतलब ये वाला क्या होता है ना, इधर ऐसे वाला है ना, तो ऐसे वाले माउंटेन्स है, तो जैसे ही ये वाले हवा इधर आती हैं तो ये क्या हो जाती है, इधर डायरेक्ट हो जाती हैं, ये इधर डायरेक्ट होती हैं, तो इसीलिए जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो उधर चली जाती है। तो बिल्कुल जो अराकन वैली है उसका सिग्निफिकेंट रोल होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच को डायरेक्ट करने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में सही है, किसके बारे में, कैसे मानसून रेनफॉल की डायरेक्शन चेंज होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है सी, क्योंकि क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो 22 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है फ्रेश वाटर के बारे में बताना है, सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, शेयर बताना है कि फ्रेश वाटर का शेयर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कैसे कैसे बढ़ता है। आप सभी को पता है भाई, आइस कैप्स और ग्लेशियर में तो सबसे ज़्यादा जो शेयर होता है वो होता है, ठीक है, 3 में ऐसा दे रखा है, ठीक है। फिर आपको एक चीज़ देख के पता चल रही होगी कि भाई लेक्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि 2 में सेकंड दे रखा है, मतलब सबसे ज़्यादा तो आइस कैप्स में होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्स में होता है, उसके बाद याद रखना एटमॉस्फेयर में होता है, उसके बाद कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, उसके बाद स्ट्रीम्स में होता है, बिल्कुल सीक्वेंस में दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। तो स्ट्रीम्स में होता है और उसके बाद कहाँ पे होता है, बायोस्फीयर में होता है, उसके बाद कहाँ पे होता है, अगर आ जाए बायोस्फीयर का भी तो उसके बाद बायोस्फीयर में होता है। और वैसे नॉर्मल 71% वाटर तो हमारा ओशंस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। रिवर सिटीज़ अलायंस के बारे में बताना है। सबसे पहले ये जो अलायंस है ये उन सिटीज़ के लिए है जो रिवर गंगा के कोस्ट पे लोकेटेड है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। रिवर सिटी अलायंस मतलब जो भी सिटीज़ इंडिया में, जो भी सिटीज़ रिवर के कोस्ट पे प्रेजेंट है, चाहे किसी भी रिवर के कोस्ट पे प्रेजेंट है, तो वो सारी सिटीज़ इस अलायंस को ज्वाइन कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गंगा वाली करेंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग। सेकंड, ये किसका कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और NIUA का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये इन दोनों का ही कोलैबोरेटिव एफर्ट है। जो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है, और ये NIUA है ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है, ठीक है। तो ये इन मिनिस्ट्री के अंडर ये हैं, 2 मिनिस्ट्री के, अगर मिनिस्ट्री आ जाए तो ये मिनिस्ट्री, और अगर ये मिशन आ जाए तो इनके अंडर है, ठीक है। अभी इसमें करंटली 109 सिटीज़ ने इसमें ज्वाइन कर लिया। अभी मैंने बताया कौन सी सिटी ज्वाइन कर सकती है, सब सिटीज़ ज्वाइन कर सकती हैं। क्या किया जाएगा इसमें, कुछ नहीं, रिवर सिटी अलायंस एक टाइप की अलायंस है जिसमें बैठ के डिस्कस किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बात की जाएगी कि हम कैसे जो रिवर्स हैं उन मतलब सिटीज़ का पोल्यूशन रिवर्स में ना जाए, उनको सस्टेनेबल बनाया जाए, उनकी प्योरिटी को मतलब जो रिवर के वाटर है उसकी प्योरिटी को मेंटेन रखा जाए, कैसे ये चीज़ें मतलब उसमें डिस्कस की जाएंगी रिवर सिटी अलायंस में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये है मेन चीज़। एनुअल मीटिंग होती है रिवर सिटीज अलायंस की, 2021 में बनी है, और इनकी एनुअल मीटिंग होती है। उस एनुअल मीटिंग का नाम भी रख रखा है धारा, ठीक है, याद रखना। उन एनुअल मीटिंग जो होती है ना रिवर सिटी अलायंस की, जो एनुअल मीटिंग होती है उसका नाम रख रखा है धारा। धारा क्या है, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर
अर्बन रिवर्स, फॉर अर्बन रिवर्स, ठीक है। ये है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, ये है धारा। धारा क्या है? धारा कॉन्फ्रेंस, धारा कॉन्फ्रेंस होती है, रिवर सिटी लाइन्स की जो कॉन्फ्रेंस है उसको धारा कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा था नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया कंप्लीट हमारा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एक और चीज़ देखो, ये जो NIU है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये कब बना है? ये बना था 1976 में। कब बना था? 1976 में था। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। किसके अंडर? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ना, ये भी 2011 में ही एस्टेब्लिश किया गया है। किसके अंडर? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर, ठीक है। इसको भी, ये चीज़, दोनों ही चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 24 कंप्लीट। आ जाते हैं 25 पे। हमें बताना है कौन से कॉमनली जो फाउंड प्लांट्स हैं उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो भाई, ऐसे प्लांट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी मतलब भगवान ने सारे ही लगभग प्लांट्स में बनाई हैं, तो इन सब में ही हो सकती है। जैसे कि सर्पगंधा है, ये BP ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। बबूल जो है ये आइज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो ये अर्जुन है ये कान के दर्द के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कचनार जो है ये मतलब अस्थमा अल्सर के लिए यूज़ हो सकता है। तो इन सब में ही कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। करेक्ट आंसर बताना है, तो सारे ही हैं मतलब जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है? सभी को पता है ना ये चीज़। देखो भाई, करेवा कश्मीर में, आप सभी को पता है, सबसे फेमस है, करेवा कश्मीर में ही पाए जाते हैं। फिर है बारचंस। बारचंस आप सभी को पता है, ये डेजर्ट का फीचर है। बारचंस इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो बारचंस ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट दे रखी है। और बुगियाल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हिमालयस रेंज में पाए जाते हैं, मतलब एक टाइप के ग्रासलैंड टाइप होते हैं बुगियाल्स। तो ये सेकंड एंड थर्ड अपोजिट दे रखे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है। करेक्टली मैच ही बताना है, तो केवल और केवल फर्स्ट करेक्ट है, और हमारे सेकंड एंड थर्ड जो हैं वो क्या है? अपोजिट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थक्वेक के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं डीप जो फोकस अर्थक्वेक्स होते हैं वो हाईली डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बिकॉज हाई वेव एम्पलीट्यूड होता है उनका सरफेस पे। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर कोई भी मान लो ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, उसके बहुत नीचे अगर कोई मान लो प्लेट्स टकराई हैं, वहाँ से ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा? जब तक आएगा तब तक वो ठंडा पड़ चुका होगा, समझ रहे हो? उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो जो डीप फोकस्ड अर्थक्वेक होते हैं ना, वो लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं? लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? बिल्कुल रॉन्ग होगी पहली तो। और जो शैलो वाले होते हैं ना, याद रखना, जो शैलो फोकस्ड अर्थक्वेक होते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। शैलो वाले क्या होते हैं? ये मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। सेकंड है सर्कम पैसिफिक जो बेल्ट है वो 65% मतलब अकाउंट करती है टोटल अर्थक्वेक का। बोले कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट में 65% ऑफ टोटल वेलकोनोज होते हैं। आप सभी को पता है, बिल्कुल भाई होते हैं ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये सब बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट सेकंड सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल और केवल हमारी सेकंड ही सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है कोल्ड ओशन करंट्स के बारे में। हमने कोल्ड और वार्म विंड्स के बारे में देख लिया, अब हम देख लेते हैं कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स के बारे में। वो हमने विंड्स देखी थी, ये ओशन करंट्स हैं, ठीक है। पहले तो देखो कोल्ड ओशन करंट बताना है, इनमें से कोल्ड कौन सा है? देखो हम्बोल्ट, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि भाई हम्बोल्ट जो है वो क्या है? कोल्ड करंट है। बेंगुएला भी क्या है? कोल्ड करंट है। लेकिन जो क्रोशियो है, ये आपने सुना होगा, यहाँ से क्रोशियो जाता है, वहाँ से ओयोशियो आता है, चाइना के साइड में, ठीक है। क्रोशियो ओयोशियो, तो क्रोशियो कौन सा करंट है? एक वार्म करंट है। क्रोशियो कौन सा? एक वार्म करंट है। तो क्रोशियो वार्म करंट है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी बिल्कुल सही है कि जो बेंगुएला और हम्बोल्ट करंट है वो क्या है? कोल्ड करंट है, ठीक है भाई। अगर आपको और अच्छे से देखना है ना, तो ये देख लो कि ये सारे करंट जो है ना कोल्ड करंट, ये याद कर लो, ठीक है। ये सारे कोल्ड ही करंट हैं, और इसके अलावा जितने बच गए सारे वार्म करंट्स हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया करंट, हम्बोल्ट करंट, लेब्राडोर करंट, कैनरीज करंट, बेंगुएला करंट, फॉकलैंड करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और ओकोट्स करंट्स, ये सारे क्या है? कोल्ड करंट है। इसके अलावा जितने बच गए सारे वार्म करंट्स हैं, ठीक है। एक बार इस लिस्ट को 4-5 बार देख लेना, ठीक है। याद रख लेना अच्छे से कि कोल्ड करंट कौन कौन से होते हैं। केवल 8 ही करंट हैं जो कोल्ड करंट है, और सारे वार्म करंट्स हैं, ठीक है। बस इस लिस्ट को ध्यान रख लेना, ये जितनी भी है, ठीक है।
पहली वाली पीडीएफ में कुछ चीज़ें शायद ही मेरे को लग रहा गलत दे रखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। कौन से मैंने लिस्ट आपको बता दी है, वो लिस्ट ही आपको बार बार ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिजोरम, देखो आप सभी को पता है लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर में। कहाँ पे है लोकटक लेक, मणिपुर में है। और जो मोलासिस बेसिन जो है वो किस स्टेट को बोला जाता है, मिजोरम को बोला जाता है। जो मिजोरम है उसको मोलासिस बेसिन बोला जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बने हुए हैं। तो दोनों ही अपोजिट दे रखे हैं, तो याद रखना ये दोनों अपोजिट दे रखे हैं ना। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमें करेक्ट बतानी है भाई। करेक्ट ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना सेकंड स्टेटमेंट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है क्या नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, नॉर्थ से साउथ में। तो आप सभी को पता भाई शिवालिक्स, साउदर्न जो हिमालयाज़ हैं उसको बोलते हैं शिवालिक्स। तो सबसे ऊपर है शिवालिक्स, फिर आपको पता है विंध्याज आती हैं, फिर सतपुड़ाज आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्थ में ये 2, फिर विंध्याज 3, फिर 1। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई वो नहीं था। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोइल इरोजन के बारे में बताना है। बोल रहे हैं जो गली इरोजन है वो मेनली ड्राई और एरिड लेवल लैंड। देखो ड्राई और एरिड लेवल लैंड्स में किस टाइप का इरोजन होता है, विंड इरोजन होता है। किस टाइप का इरोजन होता है, विंड इरोजन होता है, ठीक है। गली इरोजन कहाँ पे होता है, गली इरोजन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो गली इरोजन तो ड्राई और उनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। हमें सही स्टेटमेंट बतानी है, पहले सारी पढ़ लेते हैं। सेकंड है शीट इरोजन इज कॉमन ऑन स्टीप स्लोप। जो शीट इरोजन है वो स्टीप स्लोप्स पे पाया जाता है। शीट इरोजन मेनली कहाँ पे पाया जाता है, लेवल लैंड्स पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, लेवल लैंड्स पे मेनली। स्टीप स्लोप मतलब स्टीप जो स्लोप्स पे मेनली क्या लेवल लैंड्स पे पाया जाता है। शीट इरोजन कहाँ पे पाया जाता है, लेवल लैंड्स पे पाया जाता है। और जो स्टीप स्लोप होते हैं वहाँ पे मेनली कौन सा इरोजन पाया जाता है, गली इरोजन पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, गली इरोजन कहाँ पाया जाता है, स्टीप स्लोप्स पे पाया जाता है। शीट इरोजन कहाँ पाया जाता है, लेवल लैंड्स पे पाया जाता है। ड्राई एंड एरिड लैंड में किस टाइप का इरोजन, विंड टाइप का इरोजन पाया जाता है, ठीक है। फिर है ए रीजन, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड है रीजन विद लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और रेवाइंस इज कॉल्ड बेडलैंड। बिल्कुल जहाँ पे डीप जो गलीज या रेवाइंस होती हैं उसको बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। चंबल वाला जो एरिया है बेडलैंड टोपोग्राफी है वहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या जाता है, बी, ठीक है। नॉर्मल सा था, कौन सा इरोजन क्या क्या बोला जाता है, आसान सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोपन्स क्लाइमेट के बारे में बताना है। देखो भाई शायद आपने ये पढ़ा होगा और आपको कभी याद भी नहीं हुआ होगा। सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये 10 मेजर क्लाइमेटिक रीजन में इंडिया को क्लासीफाई करता है। तो याद रखना ये 9 रीजन्स में क्लासीफाई करता है, ना कि 10 में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं कि ये कोरोमंडल जो कोस्ट है ना तमिलनाडु का, उसको मॉनसून विद ड्राई समर रीजन में उसको क्लासीफाई कर रखा है। ये स्टेटमेंट सही है, उसने उसमें क्लासीफाई कर रखा है। मतलब कोरोमंडल कोस्ट को मॉनसून विद ड्राई समर क्लाइमेटिक रीजन में कर रखा है, क्योंकि जब साउथ वेस्ट मॉनसून आती है तो ये वाला रीजन ऐसे है, यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं तो यहाँ पे तो विंड्स होती है, लेकिन ये रेन शेडो रीजन में आ जाता है। मतलब जो तमिलनाडु वाला एरिया ये रेन शेडो रीजन में आ जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मॉनसून विद ड्राई समर, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट को, तमिलनाडु वाला जो एरिया वहाँ पे। तो हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो भाई पहली सही नहीं है, सेकंड तो करेक्ट है। तो पहली सही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए, क्योंकि 9 में बांट रखा है। आपने सुना होगा ना कोपन्स क्लाइमेट, AS, AW, BM, BW, HW जो भी है ये टाइप के जो हैं वो कोपन्स क्लाइमेट ने 9 में बांट रखा है इंडिया को। तो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमें बताना है एल्डरमैन के बारे में। बहुत ज़्यादा ही अखबार में आता रहता है, किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चलता रहता है। दिल्ली के LG के ये वो MCD का इलेक्शन था, कौन वोट दे सकता है कौन नहीं दे सकता। भाई इतना ज़्यादा न्यूज़ में आया था, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। एल्डरमैन कौन होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं असेंबली में उसको बोलते हैं जो एल्डरमैन, ठीक है। तो सबसे पहले दे आर मेंबर्स ऑफ सिटी काउंसिल और म्यूनसिपल बॉडी। बिल्कुल सिटी काउंसिल या म्यूनसिपल बॉडी के ये मेंबर्स होते हैं। इनके पास वोट का राइट नहीं होता मीटिंग में। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही, इनके वोटिंग का राइट नहीं होता। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है नॉमिनेटेड मेंबर्स को, या फिर इन्हीं को बोलते हैं एल्डरमैन, किसी भी म्यूनसिपलिटी में उनको राइट देने का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया इसका, सी, ठीक है। करेक्ट बतानी है। तो ये एल्डरमैन क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना किसी भी म्यूनसिपैलिटी में, किसी भी म्यूनसिपैलिटी में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको वोटिंग का राइट नहीं होता, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हमें किसके बारे में बताना है,
हिमालयाज़ में, हिमालय की रेंजेस में किस टाइप का वेजिटेशन कवर पाया जा सकता है? देखो भाई, हिमालयाज़ इतने वास्ट हैं, वहाँ पे कुछ भी पाया जा सकता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाए जा सकते हैं, वेन टेम्परेट फॉरेस्ट भी पाए जा सकते हैं, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज भी पाए जा सकते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड भी, पाइन फॉरेस्ट भी, हर एक टाइप की वहाँ पे पाई जा सकती है हिमालयन रेंजेस में। तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। मतलब आप खुद देखो, इधर जम्मू कश्मीर से लेके उधर अरुणाचल में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना हमारे सोलर सिस्टम में हमें अरेंज करना है प्लैनेट्स को उनकी डेंसिटी के बढ़ते ऑर्डर में, उनकी डेंसिटी के बढ़ते ऑर्डर में। देखो भाई, आपको एक चीज़ तो पता होगी डेंसिटी के बारे में कि जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं, पहले 4 प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है, और जो पीछे वाले हैं उनको बोला जाता है जोवियन प्लैनेट्स, क्योंकि वो क्या होते हैं, हवा मतलब गैसेस से मेनली बने होते हैं। तो डेंसिटी मेनली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जोवियन प्लैनेट्स। ये तो आपको पता है, पहले 4 प्लैनेट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन पहले 4 में भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो याद रखना, जिस पे हम रहते हैं, अर्थ की सबसे ज़्यादा होती है। उन 4 प्लैनेट्स में भी अर्थ की सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है मरकरी की, फिर होती है वीनस की, फिर सारे वैसे चल दो, मरकरी, वीनस, मार्स बच गया, मरकरी, वीनस, अर्थ हो गया ना। अर्थ तो सबसे पहले आ गया, मरकरी, वीनस, मार्स, उसके बाद आ जाता है हमारा, याद रखना यहाँ पे भी अब उल्टा हो जाता है, नेपच्यून सबसे ज़्यादा हो जाती है नेपच्यून की, फिर आ जाता है हमारा जुपिटर, फिर आता है यूरेनस, फिर आ जाता है सैटर्न। ठीक है, तो ये है हमारे डेंसिटी का ऑर्डर, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी डेंसिटी का ऑर्डर है ये। अगर आपसे पूछा था डेंसिटी का ऑर्डर, तो ध्यान रखना ना, पहले 4 एक साथ याद रखना और लास्ट के 4 एक साथ याद रख लेना। ठीक है, तो ये है डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? अर्थ की। हमें बताना इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सेकेंड तो सबसे लास्ट में होना चाहिए भाई। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा मरकरी, फर्स्ट होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, यही है, बस ध्यान रख लेना इनको। तो क्वेश्चन नंबर 35 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के बारे में। देख लेते हैं भाई, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के बारे में क्या चीज़ें बोल रखी हैं। सबसे पहले है इसका लेस मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट में क्या होता है? मैरीटाइम इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, यहाँ पे डेसिडुअस ट्रीज प्रेजेंट होते हैं जो अपने कोल्ड और ड्राई सीजन में अपने शेड कर देते हैं लीव्स को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि डेसिडुअस लीव्स जो है ना वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट होगा कि यहाँ पे डेसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं। तीसरा, यहाँ पे लोकल विंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि फोइन और चिनूक, आज ही हमने पढ़ी हैं, बिल्कुल यहाँ पे लोकल विंड्स भी पाए जाते हैं, फोइन और चिनूक। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, और एक्सट्रीम टाइप ऑफ यहाँ पे टेम्परेचर भी पाया जाता है, जैसे कि समर तो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती हैं, और जो विंटर्स हो जाती हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, फोइन कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ से फ्लो करती है फोइन? स्विट्ज़रलैंड से। चिनूक कहाँ से करती है? कनाडा, प्रेरीज, वहाँ से फ्लो करती है ये। ठीक है, मेनली टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है? कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में, कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में पाया जाता है। मान लो कि ये कोई कॉन्टिनेंट है, इसके इंटीरियर में ये टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। मेनली यहाँ पे क्या होते हैं? ग्रासलैंड्स होते हैं। क्यों होते हैं ग्रासलैंड्स? और मतलब ग्रासलैंड्स, मेनली ग्रासलैंड्स होते हैं और वहाँ पे ट्री कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी के कारण, क्योंकि मतलब ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। मान लो कि यहाँ पे ओशन है, यहाँ से बादल उठे और ये बारिश लेके जा रहे हैं, सारी बारिश तो ये स्टार्टिंग में ही कर देते हैं। जैसे ही बीच में आता है तो वहाँ पे बारिश कम, मतलब रेन बियरिंग क्लाउड्स बहुत कम जा पाते हैं कॉन्टिनेंट्स के बीच में। तो उस कॉन्टिनेंटलिटी के कारण वहाँ पे मेनली ग्रासलैंड बनते हैं, वहाँ पे ट्रीज कम पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। यूरेशिया में ही मतलब जो ये टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप है उसी को स्टेपीज बोला जाता है। ठीक है, इसी में बहुत सारे ग्राउंड्स भी बनते हैं, आपने नाम सुना होगा। इसीलिए मतलब जो स्टेपीज टाइप ऑफ क्लाइमेट है या टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, वहाँ पे कई टाइप के ग्रासलैंड पाए जाते हैं। उनके फेमस नाम भी हैं, वर्ल्ड में उसके अलग अलग फेमस नाम रखे हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पुस्ताज का। पुस्ताज कहाँ पे? हंगरी में। हंगरी में जो ये टाइप के ग्रासलैंड है उनको बोले जाते हैं पुस्ताज। प्रेरीज नाम सुना होगा, प्रेरीज कहाँ पे बोले जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। पेम्पास नाम सुना होगा, पेम्पास साउथ अमेरिका में। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड होते हैं उनको बोले जाते हैं बुशवेल्ड। बुशवेल्ड ये नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका में, नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका में जो बुशवेल्ड पाए जाते हैं। हाई वेल्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? साउदर्न साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद डाउन्स, आप सभी को पता, डाउन्स तो सुना ही होगा, ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में।
तो ये टाइप के जो है ना ग्रासलैंड, ये ध्यान रख लेना, ये किस टाइप के, स्टेपीज टाइप के ही हैं, कॉन्टिनेंटल टाइप के ग्रासलैंड हैं ये, ठीक है। क्यों बनते हैं मैंने आपको बता दिया, बारिश उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती इसलिए वहाँ पे ट्रीलेस ग्रासलैंड बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा आंसर क्या हो गया इसका, सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, क्लाउड्स के बारे में बताना है। किसके बारे में, क्लाउड्स के बारे में देख लेते हैं भाई। सबसे पहले सिरस क्लाउड्स जो हैं वो बनते हैं हाई एल्टीट्यूड पे और उनकी फिदरी अपीयरेंस होती है, उनकी फिदरी अपीयरेंस। आप सभी को पता भी सिरस क्या किस टाइप के, ऐसे इस मतलब पतले पतले से क्लाउड्स होते हैं, बिल्कुल उसी को बोलते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं बोल रहे हैं वो कॉटन वूल की तरह दिखते हैं, उनका फ्लैट बेस होता है और वो पैचेस में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के जो क्यूमुलस क्लाउड। दूसरे स्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं वो ब्लैक और डार्क ग्रे कलर के होते हैं। ब्लैक और डार्क ग्रे कलर के क्लाउड एक ही क्लाउड को बोलते हैं, वो है निम्बस क्लाउड्स को बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक और डार्क ग्रे क्लाउड्स स्ट्रेटस क्लाउड्स नहीं होते हैं, ठीक है, निम्बस क्लाउड्स होते हैं। जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं ना वो लेयर्ड होते हैं, याद रखना वो क्या होते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं वो लेयर्ड होते हैं और लार्ज प्रोपोर्शन में फैले हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे 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 करके पूरे आसमान में फैले हुए होते हैं वो। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहली दो स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। नॉर्मल क्लाउड्स के बारे में था, आपको पता निम्बस क्लाउड बहुत ज़्यादा डार्क ग्रे होते हैं और अर्थ की सरफेस के पास या बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल धरती को टच करने वाले हैं, एक्सट्रीमली डेंस होते हैं और यही मेनली जो है बारिश वगैरह करते हैं, ओपेक टाइप के होते हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में। बोल रहे हैं कि हमारा जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो लेस देन 25% है। तो अगर आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी हो तो भाई आपको पता होगा कि 24 पॉइंट समथिंग है, 24.62% है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसमें ओपन फॉरेस्ट जो है वो डेंस फॉरेस्ट से ज़्यादा है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ओपन फॉरेस्ट कम है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड बोल रहे हैं लक्षद्वीप में 0% फॉरेस्ट एरिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वहाँ पे 0% फॉरेस्ट एरिया है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ठीक है। देखो भाई, मतलब अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले ये हर 2 साल में ये पब्लिकेशन निकलता है, किसका है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये निकालता है। किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर, ठीक है। अभी बताया कौन निकालता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या क्या एसेस करता है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, जो भी फॉरेस्ट और ट्री कवर है इंक्लूडिंग वॉल टू वॉल फॉरेस्ट कवर भी इसमें देखा जाता है, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ, 1987 से स्टार्ट हुआ। 17 असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं और ये जो ISFR 2021 है ये कौन सी है, 17th रिपोर्ट है। ये इसकी कौन सी रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। करंट जो रिपोर्ट आई है उसमें नए चैप्टर क्या इंक्लूड हुआ है, फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स, कॉरिडोर्स एंड लैंड कंजर्वेशन एरियाज ऑफ, ये नया चैप्टर भी इंक्लूड हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो फॉरेस्ट कवर, टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर या लैंड कंजर्वेशन एरियाज में भी जो फॉरेस्ट कवर है उनको भी इंक्लूड किया गया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया भाई। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पहले तो किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है। क्या करता है, सर्वे और असेसमेंट करता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का कंट्री में, ठीक है। और प्री इन्वेस्टमेंट मतलब ये सबसे पहले किस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्टार्ट हुआ था, SPISFR के तौर पे स्टार्ट हुआ था 1965 में, ठीक है। मतलब अंडर FAO UNDP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है। फिर बाद में इसका मतलब 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो प्रॉपर नाम दिया गया वो 1981 में दिया गया, ठीक है। इसकी जो 2021 में रिपोर्ट आई है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या, सबसे पहले इंडिया का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, 24.62%, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना, 24.62% है। टॉप 5 स्टेट्स जिन्होंने इंक्रीज़ किया है फॉरेस्ट कवर को, मतलब टॉप 5 स्टेट जिनमें सबसे ज़्यादा नहीं है, जिसने इंक्रीज़ किया है फॉरेस्ट कवर को, वो कौन कौन से टॉप 5 में सबसे ज़्यादा है, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज़ किया है सबसे ज़्यादा। फिर दूसरा क्या है, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कवर किसका है, MP का। एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है, MP का है। उसके बाद अरुणाचल का है, छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का है और फिर महाराष्ट्र का है, ठीक है। और
एक और चीज़ इन्होंने क्या बोली है इस रिपोर्ट में, ये भी बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट ने कोई पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं किए हैं करंट असेसमेंट में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट कवर क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में डिक्रीज़ कहाँ पे हुआ है, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कम हुआ है, सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश ने फॉरेस्ट कवर को लॉस किया। उसके बाद किसने किया, मणिपुर ने, उसके बाद नागालैंड ने, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद मेघालय में, ठीक है, ध्यान रखना। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कि 17 जो स्टेट्स हैं ना, उसमें 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया से भी ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है इंडिया में, ठीक है, 17 स्टेट्स में ऐसा है। उसके अलावा और क्या बोला गया है, वेरी डेंस फॉरेस्ट में, मतलब जो है सबसे ज़्यादा एरिया किस कॉरिडोर का है, कान्हा टू नवेगांव, नागाजीरा, तडोबा, इंद्रावती कॉरिडोर में हाईएस्ट एरिया है अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंडर, ठीक है। और मॉडरेटली डेंस में पेंच, सतपुड़ा, मील घाट कॉरिडोर वाला एरिया है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है इसकी। एक और भी भाई, फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात होती है, तो फॉरेस्ट कवर अलग है, ट्री कवर अलग है। फॉरेस्ट कवर क्या है, जितनी भी लैंड जिसमें ट्रीज़ 1 हेक्टेयर एरिया से ज़्यादा हैं, ठीक है, और वहाँ पे डेंसिटी 10% से ज़्यादा है, बेशक उसकी ओनरशिप किसी के भी पास है, लीगल स्टेटस ऑफ द लैंड मतलब किसी के भी पास है, तो उसको बोला जाएगा फॉरेस्ट कवर, ठीक है। ट्री कवर क्या होता है, जितने भी पैचेस ट्री के जो भी RFA से बाहर आएंगे, जो भी RFA से बाहर आएंगे, जो जिनका 1 हेक्टेयर से कम का साइज़ होगा, ठीक है, जिनका 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का साइज़ है वो फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड होंगे, जिनका 1 हेक्टेयर से कम है वो ट्री कवर में इंक्लूड होंगे, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। और हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो चार कैटेगरीज में बांटता है हमारे फॉरेस्ट को। सबसे पहले है वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, फिर है ओपन फॉरेस्ट और फिर है स्क्रब्स, ठीक है। उनकी हमारी क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें 70% से ज़्यादा ट्री कैनोपाई की डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं वेरी डेंस, जिन 40% से 70% के बीच में मॉडरेटली, ओपन में 10 से 40 और स्क्रब में 10% से भी कम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और तो भाई इससे ज़्यादा बताने के लिए तो भाई पूरी रिपोर्ट ही मेरे को पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो कभी देखेंगे, अगर मेरे को टाइम लगता है तो मैं इस रिपोर्ट को भी दिखती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 अभी तो मैं इतना ही बता पाऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 38 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ओब्राइट क्या है, आपने नाम भी सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओब्राइट क्या है, इंडिया में दिखा, ये एक मीटेओराइट है। क्या है, एक मीटेओराइट है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बात करनी है किस टाइप के इरोजन में यूनिफॉर्म लेयर सोइल की रिमूव होती है, एंटायर सरफेस से यूनिफॉर्म लेयर रिमूव होती है। तो आप खुद बताओ इनमें से देख के, गली में क्या होता है, ऐसे गली बन जाती है, पूरा निकल जाता है। रेल शीट, तो क्या आंसर आ गया सी। समझ रहे हो, मतलब एक शीट की तौर पे, मतलब एक थोड़ा सा ऊपर लेयर चला जाना, तो उसको बोलते हैं फेयरली यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल। जब रिमूव होती है तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। तो आंसर क्या हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमें बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा है, करेक्टली मैच्ड बताना है कौन सा पेयर। सबसे पहले है गैब्रू, ठीक है। सबसे पहले है गैब्रू। गैब्रू किस में आता है, आप सभी को पता है गैब्रू है क्या है, एक इग्निशियस रॉक है, ठीक है। मार्बल क्या है, एक मार्बल क्या है, एक मेटामॉर्फिक है। और लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री है। तो इसमें केवल एक ही पेयर हमारा करेक्ट दे रखा है, लाइमस्टोन वाला। तो केवल सेकंड पेयर हमारा करेक्ट दे रखा है, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर हमारे क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो गैब्रू क्या है, इग्निशियस रॉक है। मार्बल क्या, मेटामॉर्फिक है। भाई देखो, ये रॉक्स के नाम आपको पता ही होने चाहिए, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, हमें बताना है कि रीज़न बताने हैं किसके लिए, स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, हमारे साउथ में, मतलब साउदर्न इंडिया में जो एनुअल या डेली जो टेम्परेचर है वो, मतलब उसकी रेंज इतनी कम क्यों है। मतलब ना तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, ना वहाँ पे उतनी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, वैसा क्यों है, ठीक है। मतलब रेंज बहुत कम है, मतलब डेली का टेम्परेचर भी बहुत कम वेरी करता है और एनुअल टेम्परेचर भी बहुत कम वेरी करता है, ऐसा क्यों है। सबसे पहले है कि वो ट्रॉपिकल जोन में प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि भाई वो ट्रॉपिकल जोन में प्रेजेंट है इसलिए है। और दूसरी, वहाँ पे लॉन्ग कोस्ट लाइन है, बिल्कुल, तो ये मैरीटाइम इफेक्ट है वहाँ का। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों ही स्टेटमेंट इसलिए सही हैं, इसीलिए जो साउदर्न इंडिया है वहाँ का स्मॉल डेली और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, स्मॉल है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी।
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है नॉर्दर्न आयरलैंड जो प्रोटोकॉल है वो रिसेंटली न्यूज़ में हम देखने को मिल रहा है यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कौन कौन से रीजन्स जो है वो यूके का पार्ट हैं। पूछ इसके बारे में नहीं रहा, पूछ किसके बारे में रहा है, यूके के बारे में पूछ रहा है कि यूके के कौन कौन से पार्ट हैं। तो आप सभी को पता होगा भाई, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, ये सारे यूके का पार्ट है। लेकिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये एक सॉवरेन कंट्री है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ये अलग है। ठीक है, ये यूके का पार्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फिफ्थ रॉन्ग हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो गए। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी। केवल क्या पूछा था हमसे, यूके का कौन सा पार्ट है। ठीक है, इतना फालतू का क्वेश्चन फालतू का लिख रखा था, हमसे पूछा था यूके के कौन से पार्ट हैं, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमें बताना है सिस्मिक जोन के बारे में, इंडिया में सिस्मिक जोन के बारे में। आप सभी को पता है 4 सिस्मिक जोन में इंडिया बटा हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कौन से हैं, फर्स्ट नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो बोल रहे हैं जो कोयना रीजन है वो हमारे 5 में है। तो याद रखना, कोयना रीजन हमारे किस में है, 4 में है। कोयना रीजन हमारे किस में है, 4 में है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन बोल रहे हैं 4 में, नॉर्थ ईस्ट वाला याद रखना 5 में है। नॉर्थ ईस्ट वाला किस में है, 5 में है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। कोंकण कोस्ट सेकंड में है, तो ये कोंकण कोस्ट याद रखना, कोंकण कोस्ट किस में, थर्ड में है। कोंकण कोस्ट किस में, थर्ड में। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सिस्मिक जोन्स के बारे में इनकरेक्ट हैं। तो इसका आंसर हमारा डी हो गया। क्यों, क्योंकि हमसे करेक्ट पूछी थी और करेक्ट तो एक भी नहीं है इनमें से। ठीक है, ये देखो भाई, ये है हमारा सिस्मिक जोन जो हमने बांट रखा है। केवल 4 जोन है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये ध्यान रख लेना। क्यों, क्योंकि आजकल अर्थक्वेक ज़्यादा आ रहे हैं, अर्थक्वेक ज़्यादा आ रहे हैं तो मेंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ना कि केवल प्रीलिम्स में, कि भाई हमारा जो मतलब इंडिया है उसमें वो कितने सिस्मिक जोन में बटा हुआ है, कौन सा कलर किसके लिए है, ये चीज़ें सारी चीज़ यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो सिस्मिक जोन जो है, तो याद रखना सबसे पहले तो इंडिया का 59% जो लैंड एरिया है ना वो सिस्मिक हैजार्ड डैमेज के अंडर आता है। कितना, 59% इंडिया का एरिया, मतलब अप्रोक्स 60% एरिया सिस्मिक जोन में है इंडिया का। उसमें से वेरी हाई रिस्किंग एरिया रेड वाले हैं। देखो, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया है, कुछ हिमाचल का एरिया, कुछ उत्तराखंड का एरिया। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज़ क्या हैं, ये हाई सिस्मिक जोन में आते हैं, वेरी हाई सिस्मिक जोन। तो ये जोन 5 है। फिर आ जाता हमारा थोड़ा सा कम जोन, जोन 4, ये हाई रिस्क जोन। पहला हो गया वेरी हाई रिस्क जोन, फिर है हाई रिस्क जोन, जो जिसको हम जोन 4 बोलते हैं। ये है हमारा। ठीक है, जोन 4। ठीक है, जोन 4, जोन 5, जोन 4। जोन 4 हमारा किस में है, ये वाला जो एरिया ना, रेड के जो सराउंड कर रहा है, ये एरिया जो रेड को सराउंड कर रहा है वो वाला एरिया, ये है हमारा हाई रिस्क जोन। फिर आ जाए 3, जो बिल्कुल येलो में है, जो बिल्कुल येलो में है ये है हमारा क्या, मॉडरेट रिस्क। और बिल्कुल ब्लू वाला जो है वो है बिल्कुल कम जोन में है। ठीक है, तो अपना अपना रीज़न देख लो। 4 जोन में हो गया, आप पूरे इंडिया से आप कहीं से भी हो, आप इन 4 जोन के अंडर ही फाइंड करोगे। अपना देखो हम किस जोन में रहते हैं। तो लो रिस्क जोन, जो ये ब्लू वाला है ये है लो रिस्क जोन। तो ध्यान रखना। अब इसमें देख के बताओ दिल्ली किस जोन में है। ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इस मैप के हिसाब से आपको दिल्ली किस जोन में नज़र आ रही है। ठीक है, दिल्ली किस जोन में नज़र आ रही है। ठीक है, ध्यान रखना। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना, मैं देखूंगी कि भाई कौन देख रहा है। और जिन्होंने भी कमेंट करते टाइम ये देख लेना आपने चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया तो कर लो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा भाई, चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। मेमेटस क्लाउड्स क्या होते हैं, मेमेटस क्लाउड्स क्या होते हैं। सबसे पहले है कि भाई ये क्लाउड्स लार्ज सिरो स्ट्रेटस क्लाउड से मिलके बनते हैं। तो याद रखना ये किससे मिलके बनते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड से मिलके बनते हैं। ठीक है, याद रखना ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड से मिलते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड से मिलके बनते हैं ये। सेकंड है ये सेलुलर पैटर्न होता है इनका पाउचेस का, जो क्लाउड के बेस से चिपके रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्लाउड के बेस से चिपके रहते हैं, सेलुलर पैटर्न होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। ये क्लाउड्स आपको दिख रहे होंगे, इनको बोलते हैं मेमेटस क्लाउड्स। ठीक है, दिख रहे हैं आपको, इस टाइप के होते हैं भाई, जैसे पता नहीं क्या हो रखा है। ठीक है, तो ये टाइप के क्लाउड्स को बोलते हैं मेमेटस क्लाउड्स। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से।
हमें बताना है एलिमेंट्स की परसेंटेज उनके वेट के हिसाब से। हमारी अर्थ क्रस्ट में उनके वेट के हिसाब से परसेंटेज बतानी है एलिमेंट्स की कि किस परसेंटेज के हिसाब से कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो भाई आपको पता ही होना चाहिए भाई, देखो कुछ चीज़ें पता ही होनी चाहिए, जैसे कि हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, उसके बाद हमारा कैल्शियम है, उसके बाद अगर बात करें सोडियम है, उसके बाद हमारा पोटेशियम है, ठीक है, उसके बाद हमारा मैग्नीशियम है। तो ये मतलब जो 8 एलिमेंट्स है ना, ये मेजर एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट के, ठीक है, ये मेजर वेटेज बनाते हैं, ठीक है। 98% हमारी क्रस्ट का वेट इन 8 एलिमेंट्स से, लगभग इन एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको वेटेज की परसेंटेज बता दी। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, डायरेक्ट सीक्वेंस में ही दे रखे हैं। उसका हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो उल्टा लिख दो भाई, तो 1 सबसे पीछे चला जाएगा, 1 2 3 4, तो आंसर हमारा क्या हो गया सी, ठीक है। तो ये है, ये सीक्वेंस याद कर लेना भाई, ठीक है। ये आपको अगर आपको याद होगी तो आप क्वेश्चन कर दोगे, नहीं याद होगी तो भाई नहीं कर पाओगे, मैं उसमें क्या बता सकती हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 46 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं 7 पे। हमें बताना है कि नॉर्थ से साउथ में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बताना कि नॉर्थ से साउथ में कौन कौन से आते हैं। आपने देखे होंगे मेरे ख्याल से वेस्टर्न कोस्ट इंडिया का, ये है इंडिया, ठीक है। कौन कौन से हैं, ये वाला एरिया को क्या बोलते हैं, कच्छ एरिया। ये कौन सा कच्छ कोस्ट है, ये कच्छ, रन ऑफ कच्छ वाला, इसको क्या बोलते हैं, ये काठियावाड़ कोस्ट है, आपको सभी को पता है ये काठियावाड़ कोस्ट है। ये वाला ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट, जो महाराष्ट्र वाला होता है कोंकण कोस्ट। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मलाबार कोस्ट, जो केरला वाला है। इधर वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को कोरोमंडल कोस्ट, सभी को पता है ना, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इधर को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। थोड़ा सा इधर इस वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सिरकार। नॉर्दर्न सिरकार नाम सुना होगा ना, नॉर्दर्न सिरकार्स। यहाँ पे जो बिल्कुल होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, उत्कल प्लेन्स, ठीक है, उत्कल प्लेन्स का भी नाम सुना होगा। तो ये हैं सारे फीचर्स। अब बताओ नॉर्थ से साउथ में सबसे ऊपर क्या है, कच्छ है, 3 सबसे ऊपर है। तो भाई 3 सबसे ऊपर है, देख लिया भाई, 2 में है। फिर है काठियावाड़ आएगा, फिर 1 आएगा, 3 के बाद 1 एक में ही है, तो आंसर हमारा आ गया डायरेक्ट ए। अगर आपको भाई ये भी नहीं आता तो फिर मैं आपको क्या कर सकती हूँ, ठीक है, ये कर लो भाई, नहीं आता तो अब कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 आंसर ए आ जाते हैं। नेक्स्ट पे सवाना टाइप क्लाइमेट के बारे में बताना है। सबसे पहले इसको सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं, इसलिए सूडान में डेवलप होता है, बिल्कुल भाई। ये इसमें एक्सट्रीम डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सट्रीम होती है, बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में बिल्कुल सही है, करेक्ट ही पूछा है, ठीक है। ये देखो भाई, मेनली सवाना बायोम में भी मतलब एक टाइप, मतलब सवाना बायोम भी एक टाइप का ग्रासलैंड बायोम भी है, बायोम ही है, जिसमें मेनली ओपन ग्रासलैंड होते हैं, जिसमें ट्री बहुत कम पाए जाते हैं। 2 टाइप के सवाना होते हैं, एक ट्रॉपिकल सवाना, एक होते हैं सेमी ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है। लोकेशन ये आप देख रहे हो, ये है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट की लोकेशन, ठीक है, ये है सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट की लोकेशन, ठीक है। ग्रासलैंड हर कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है एक्सेप्ट अंटार्कटिका, ठीक है। और जो लार्जेस्ट सवाना है वो कहाँ पे है, अफ्रीका में है, प्रेजेंट है, ठीक है। जो मोस्ट फेमस अफ्रीकन सवाना है वो कहाँ पे है, सरेनगाटी नेशनल पार्क तंजानिया में, ठीक है। कौन सा है, सरेनगाटी नेशनल पार्क कहाँ पे, तंजानिया में। ये सवाना वाला ग्रासलैंड है। यहाँ पे यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, सीज़न के अकॉर्डिंग वेरी करता है। वेट सीज़न में जो वेदर होता है वो वार्म होता है, और सवाना में मतलब 50 इंचेस के टाइप की रेन होती है। ड्राई जब सीजन होता है तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, और रेनफॉल जो है अबाउट 4 इंचेस तक ही सीमित रह जाती है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर लेटर प्रेसिपिटेशन सवाना को परफेक्ट एरिया बना देते हैं ग्रास बनने के लिए या फिर ब्रश फायर्स के लिए ड्राई सीजन्स में। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे कई बार वाइल्ड फायर्स भी लग जाती हैं, याद रखना। यहाँ पे वेजिटेशन किस टाइप की होती है, अभी बताया भाई, मेनली ग्रासलैंड्स होते हैं, यहाँ पे ट्रीज़ बहुत कम होते हैं, वाटर की कमी होती है, ठीक है। तो बड़े बड़े प्लांट यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रासेस ही मेनली यहाँ पे ग्रो करती हैं। कुछ ट्रीज़ वाटर को अपने रूट्स में स्टोर करके रखते हैं, और केवल लीव्स को प्रोड्यूस करते हैं जब वेट सीज़न आता है, उसी टाइम पे। कुछ ऐसे भी है, मतलब अगर पेड़ होते भी है तो वो ऐसे पेड़ होते हैं। फ्रीक्वेंट फायर के कारण ग्रासेस शॉर्ट रह जाती हैं, ग्राउंड के क्लोज रह जाती हैं। कुछ वेजिटेशन है, उसमें क्या क्या है, मतलब उस वेजिटेशन में क्या क्या आता है, वाइल्ड ग्रासेस, स्क्रब, बेओबाब ट्रीज़ एंड अकेशिया ट्रीज़। ये ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है किसकी, हमारी सवाना क्लाइमेट की कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है ये। तो यही मैंने बता दिया भाई कहाँ कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमें बताना है
एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन आजकल पार्लियामेंट में ये डेली टर्म यूज़ होती है, पार्लियामेंट्री, मतलब अगर आप अखबार पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा। एक्सपेंशन जो डे टू डे वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट में यूज़ होता है उसका मतलब क्या है? बोल रहे हैं इसमें कुछ वर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, या फिर किसी पोर्शन ऑफ स्पीच को रिमूव कर दिया जाता है रिकॉर्ड, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसी को बोलते हैं एक्सपेंशन। दूसरा, इसको किसके पास डिस्क्रिप्शन है? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। बिल्कुल, प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होते हैं हाउस के, उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो किन वर्ड्स को या किस चीज़ को वो एक्सपेंज करना चाहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा कहाँ पे लिखा गया? रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट में एक्सपेंशन के बारे में बताया गया। बिल्कुल, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट है। एक्सपेंशन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो तीनों ही स्टेटमेंट एक्सपेंशन के बारे में क्या करेक्ट है। एक्सपेंशन मतलब कुछ वर्ड्स को छोड़ देना, जो अगर किसी ने गलत वर्ड यूज़ कर दिया, कोई गाली यूज़ कर दी, कोई गलत सेंटेंस यूज़ कर दिया, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। आ जाते हैं 50 पे। अर्थ की क्रस्ट के बारे में बात करनी है। सबसे पहले ओशियनिक क्रस्ट थिक होती है व्हेन कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो आपको एक चीज़ पता होगी, आपने ये ज्योग्राफी में वो वाला पढ़ा होगा ना, ऐसे। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये है हमारी मान लो क्रस्ट, ठीक है, ये टोटल क्रस्ट है, तो इसमें थिकनेस, ये तो है ओशियनिक क्रस्ट और ये है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ज़्यादा थिक कौन सी है? आप सभी को पता है ज़्यादा थिक कौन सी है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी थिक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो ओशियनिक जो क्रस्ट होती है वो हमारी पतली होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी थिक होती है। दूसरी चीज़, जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है। ये स्टेटमेंट सही है कि भाई वो बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है, ये स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, क्योंकि क्या पूछी थी? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो आंसर हो गया हमारा बी। तो इसी नोट पर आज के हमारे जो 50 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। आपको अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना हो सके अपने घर में जितने भी फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ठीक है, तो बस इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, अपने जितना भी स्कोर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, अभी, ठीक है, बाद में नहीं, अभी इसको कमेंट करो। ठीक है, और इसी नोट पे इस सीरीज़ के साथ ऐसे ही जुड़े रहो ताकि हम जो है आपके सक्सेस स्टोरी में हम भी आपका एक छोटा सा पार्ट बन सकें। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।